हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का द एजुकेशनल रेज चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। और साथियों, अगर आप अभी नए हैं, मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। ये सीरीज़ इसलिए बनाई गई है कि आने वाले एग्ज़ाम में जो KGMU का एग्ज़ाम है और नॉर्सेट 5 सितंबर में है, उसमें आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, उसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज में बना रहा हूँ। 60 दिन की मैं सीरीज चला रहा हूँ, उस सीरीज का आज आपका दूसरे दिन की सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और साथियों, देर न करते हुए चलिए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। और आज शुरुआत करते हैं हम लोग एक बेहतरीन MCQ के साथ। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पूछा गया अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो मलेरिया में 3 स्टेज होती है, इसमें से कौन सी स्टेज है जो मलेरिया के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो सभी साथियों कमेंट बॉक्स पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको, अगर आपको आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। तो क्या कोल्ड स्टेज मलेरिया में इंक्लूड नहीं होता, हॉट स्टेज इंक्लूड नहीं होता, या फीवर स्टेज इंक्लूड नहीं होता, या शूटिंग स्टेज इंक्लूड नहीं होता? जल्दी से डियर सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। तो देखिए बेटा, क्या होता है कि मलेरिया के अंदर कोल्ड स्टेज भी आता है, हॉट स्टेज भी आता है, शूटिंग स्टेज भी आता है। तो क्या नहीं देखने को मिलता? फीवर स्टेज देखने को नहीं मिलता। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डियर C नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। क्वेश्चन पूछा है, स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सपेक्ट। देखिए, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें सारी स्पीशीज मलेरिया की दी हुई हैं, जो कि प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं, एक को छोड़ करके। तो फर्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल, B ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, C ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मलेराई, और D ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मैक्सिकैन। तो राइट आंसर आप लोग डियर बताइए, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ए भी प्रेजेंट होता है, वाइवेक्स ए भी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम मलेराई ए भी प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मोडियम मैक्सिकैन ए एब्सेंट होता है। ए प्लाज्मोडियम का स्पीशीज नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? D नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा डियर, जो प्लाज्मोडियम मलेराई है, इसके वजह से जो ब्रेन के अंदर फीवर हो जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका प्लाज्मोडियम मलेराई ए नहीं है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम है, जो कि क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। सेरेब्रल मलेरिया का मतलब है जो ब्रेन के अंदर मलेरिया हो जाता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, या प्लाज्मोडियम मलेरियल है, या प्लाज्मोडियम ओवेल है, या प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है? तो आप करेक्ट आंसर इसका दीजिए कि जो सेरेब्रल मलेरिया होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो सेरेब्रल मलेरिया होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या देखने को मिलता है आपको? इसका कॉजेटिव एजेंट देखने को मिलेगा आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है ये सेरेब्रल मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और डियर इसका आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए, आपको मैं जो MCQ सेशन करवा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और क्वेश्चन को समझना है और इसको करना है। इससे आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपके नॉलेज इन्हेंस होगा। और अगर आपका नॉलेज इन्हेंस होता है तो आने वाले आगामी एग्जाम में आपकी सफलता तय है। समझ रहे हो? तो अपनी सफलता तय करना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक MCQ पढ़िए और उसका सही जवाब दीजिए। तो नेक्स्ट MCQ पूछा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करता है? तो सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। अभी हमने प्रीवियस MCQ में बात किया है, तो आप लोग सारे लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करता है। क्या ये डेंगू कॉज करता है?
चिकनगुनिया फीवर कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है या फाइलेरियासिस कॉज करता है? सभी लोग करेक्ट आंसर दीजिए, सभी लोग करेक्ट आंसर दीजिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करता है? चलिए डियर, आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? मलेरिया। समझ रहे हो? तो इसके अंदर आपका मलेरिया करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, मलेरिया आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया? मलेरिया किस ऑर्गन को मोस्ट अफेक्टेड करता है? देखिए इसके अंदर ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है किडनी और ऑप्शन डी है हार्ट। तो मलेरिया किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो आपको बता देता हूँ डियर कि जो बेटा मलेरिया है, समझ रहे हो, जो मलेरिया की साइकिल होती है वो लीवर के अंदर भी होती है। किसके अंदर? लीवर के अंदर। और किसके अंदर होती है डियर? स्प्लीन के अंदर भी होती है। समझ रहे हो? लेकिन ये पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करता है, तो याद रखिए बेटा लीवर स्प्लीन को अफेक्ट करता है। जो मलेरिया होता है मोस्ट कॉमन किसको अफेक्ट करता है? स्प्लीन को अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? अफेक्ट तो करता है लीवर को भी, दोनों को ही अफेक्ट करता है, लेकिन पूछा कि मोस्ट कौन सा ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है मलेरिया के द्वारा, तो आपका स्प्लीन अफेक्टेड देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? डॉट्स थेरेपी वाज स्टार्टेड अंडर। जो डॉट्स थेरेपी है, देखिए जो डॉट्स थेरेपी है, ये डॉट्स थेरेपी को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये टीबी वाले पेशेंट के लिए बनाया गया। और जो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। समझ रहे हो? और इस थेरेपी को जो स्टार्ट किया गया, किसके अंडर में स्टार्ट किया गया, किस प्रोग्राम के तहत इसको चलाया गया? तो देखिए इसके अंदर 4 प्रोग्राम दिया है। RNTCP प्रोग्राम, बी नंबर दिया मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, सी ऑप्शन दिया लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम और डी ऑप्शन दिया आपका HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो डॉट्स थेरेपी है डियर, वो चली थी बेटा RNTCP प्रोग्राम के तहत। किसके थ्रू? RNTCP प्रोग्राम के थ्रू चली थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या बोलते हैं, ए नंबर। अब देखिए RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, जो कि ये प्रोग्राम 1993 के अंदर आता है। समझ रहे हो? 1993 के अंदर प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम के थ्रू डॉट थेरेपी को लाया गया। और डॉट थेरेपी इसलिए लाया गया क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं जो एक बार ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को नहीं लेते और गैप करके मेडिसिन खाते हैं। उसके बाद अगर उनके द्वारा किसी को टीबी होता है तो वह टीबी बहुत ही डेंजर होता है, मल्टी रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। उसके बचाव के लिए डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया। डॉट्स प्रोग्राम में आपके आसपास जो टीबी के सेंटर होते हैं वहाँ पे पेशेंट को बुलाया जाता है और अपने ऑब्जर्वेशन में उनको मेडिसिन खिलाई जाती है। इसको हम लोग डॉट्स प्रोग्राम बोलते हैं। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉट्स प्रोग्राम के बारे में आपको आना चाहिए था। चलिए डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। तो अभी आपको मैंने बताया था डॉट्स का फुल फॉर्म, जिसके अंदर दिया है डॉट्स का फुल फॉर्म बताइए। दिया है डॉट्स स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि आपसे पूछ रहा है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पहला आपके सामने ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, बी ऑप्शन है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, सी ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम और डी ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। समझ रहे हो? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? ए नंबर। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। डॉट्स इज रिलेटेड टू द डिसीज ट्रीटमेंट ऑफ। डॉट्स के द्वारा किस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कर दीजिए कि डॉट्स के द्वारा किस डिसीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि डॉट्स के द्वारा किसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या लेप्रोसी का ट्रीटमेंट किया जाता है, या ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है,
हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है या मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। तो चलिए बेटा, डॉट्स जो प्रोग्राम बनाया गया उस किसके लिए बनाया गया था? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? लेप्रोसी के लिए प्रोग्राम नहीं था, मलेरिया के लिए अलग प्रोग्राम चला था, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ट्यूबरक्लोसिस। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? एमंग दीज विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विल डैमेज एट क्रेनियल ड्रग। देखिए, कल मैंने जो आपको एमसीक्यू करवाया था उसके अंदर भी यह सवाल पूछा हुआ था। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार रिपीट हुआ है और ये CHO NHM के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स चल रही है तो वह कौन सी ड्रग्स है जो 8 क्रेनियल नर्व को क्या करती है बेटा? डैमेज करती है। 8 क्रेनियल नर्व को क्या करती है? डैमेज करती है। देखिए, ऑप्शन ए है इथाम्ब्यूटाल। क्या वह इथाम्ब्यूटाल है? ऑप्शन बी है आयोनाइज्ड ड्रग्स। क्या आयोनाइज्ड ड्रग्स है? या सी नंबर बेटा पैराजिनामाइड, या डी नंबर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो याद रखिएगा, जो इसके अंदर बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स दे रखी है, समझ रहे हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स दे रखी है, ये क्या करती है? ये 8 नंबर के क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन चलती है तो उस पेशेंट का बार बार हम लोग क्या करते हैं? ईयर चेकअप करते रहते हैं कि किसी प्रकार से उसका हीयरिंग लॉस तो नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्या करती है? 8 नंबर के क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। अब देखिए बेटा, ये जो आपका इथाम्ब्यूटाल है ना, ये इथाम्ब्यूटाल क्या करता है? ये 2 नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। समझ रहे हो? ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो जब भी पेशेंट का इथाम्ब्यूटाल चलता है तो हम पेशेंट का टाइम से आई चेकअप करवाते हैं। क्या करवाते हैं? आई का चेकअप करवाते हैं। ये जो आइसोनियाजिड है ये क्या करती है बेटा? ये आपके बॉडी में विटामिन B6 के लेवल को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जब भी पेशेंट को आयोनाइज्ड ड्रग्स चलती है तो हम उस पेशेंट को क्या करते हैं? विटामिन B6 का टाइम से चेकअप करते हैं और विटामिन B6 का साथ साथ में उसको क्या देते हैं? हम लोग सप्लीमेंट देते हैं। तो विटामिन B6 का जो केमिकल्स नाम है आप सभी को पता है, उसका केमिकल नाम क्या है? उसका नाम है पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन की डोज साथ में दिया जाता है। तो आपको मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन चल रही है तो वो हीयरिंग को लॉस करेगी, मतलब 8 नंबर के क्रेनियल नर्व को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। और अगर पेशेंट को इथाम्ब्यूटाल चल रहा है तो आई के नर्व को डैमेज कर सकती है। और पेशेंट को आयोनाइज्ड ड्रग्स चल रही है, समझ रहे हो, आइसोनियाजाइड, तो जो आइसोनियाजिड ड्रग्स होती है वो क्या करती है? विटामिन B6 के लेवल को कम करती है। इसलिए जब पेशेंट को आइसोनियाजिड ड्रग्स चलती है तो उसको विटामिन B6 के साथ में सप्लीमेंट दिया जाता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं। हमारा जो इसमें अंदर आंसर सही था वो क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपको करेक्ट आंसर देना था इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज यूज फॉर TB। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे, बिल्कुल इसका गलत जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्योंकि मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मुझे आपसे इसका आंसर जल्दी चाहिए कि ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज यूज फॉर TB के लिए कौन सा थेरेपी यूज किया जाता है? क्या MDTP यूज किया जाता है? BCG वैक्सीनेशन यूज किया जाता है? ORS यूज किया जाता है? या डॉट्स यूज किया जाता है? अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर थेरेपी पूछा है तो जो मल्टी ड्रग थेरेपी हो गया ये तो दिया ही जाता है। समझ रहे हो? जो मल्टी ड्रग थेरेपी दिया जाता है, लेकिन ये सब जो BCG वैक्सीन है ये प्रिवेंशन में काम आता है। समझ रहे हो? BCG वैक्सीन तो ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, लेकिन ये प्रिवेंशन में काम आता है, TB ना हो इसके लिए दिया जाता है। और इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं? डॉट्स प्रोग्राम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा डियर? डी नंबर देखने को मिलेगा। ORS का यहाँ पे यूज नहीं करते, इसका भी यूज नहीं करते। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर पढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और सारे बच्चे इसका सही जवाब दीजिए। हाउ लॉन्ग ट्यूबरक्लोसिस इंटरडर्मल स्किन टेस्ट द रिजल्ट एरिया ऑफ इंड्यूरेशन शुड बी इवैल्यूएटेड अप। अब देखिए क्या पूछ रहा है। अगर किसी पेशेंट को हमें लग रहा है कि TB हुआ है, समझ रहे हो, किसी पेशेंट को क्या हुआ है? TB हुआ है। तो जब पेशेंट को TB होता है तो TB के लिए एक जांच करवाते हैं जिसका नाम होता है मोन्टॉक्स टेस्ट। और जो मोन्टॉक्स टेस्ट होता है इसको हम लोग इंट्राडर्मल चेक करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हम पता कर सके कि पेशेंट को कन्फर्मेटिव TB हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग मोन्टॉक्स टेस्ट करवाते हैं, एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। और जब ये टेस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट के जो आर्म होता है
वहाँ पे पेशेंट के आर्म के पास 0.1 ml, ये मान लीजिए बेटा आर्म है, ये पेशेंट का आर्म है, तो यहाँ पे पेशेंट को 0.1 ml क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0.1 ml पेशेंट को हम लोग देते हैं मोन्टॉक्स टेस्ट के लिए, जो डेरिवेटेड प्रोटीन्स होता है उसको लगाते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन होता है, और उसके बाद लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग पेन से क्या कर देते हैं, पेन से एक निशान बना देते हैं, और निशान बनाने के बाद 48 से 72 घंटे के बाद चेक करते हैं। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर। 48 से 72 घंटे बाद चेक किया जाता है। और क्या करते हैं इसके अंदर जो रेड कलर का रैसेस है उसको mm में चेक करते हैं, समझ रहे हो। अगर ये मोर देन 15 mm है, मोर देन 15 mm है, तो हम बताएंगे कि पेशेंट कन्फर्मेटिव क्या है, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। और अगर ये 5 से 10 के बीच में आ रहा है तो सस्पेक्टेड है। और अगर ये लेस देन 5 है तो हम बोल देंगे कि पेशेंट कैसा नेगेटिव, पेशेंट के अंदर टीबी नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोन्टॉक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं डियर, इसको मोन्टॉक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि फॉर आर्म किया जाता है। इंटरडर्मल इसको हम लोग करते हैं। इसको करने के बाद 48 से 72 घंटे के बाद क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट को इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मोन्टॉक्स टेस्ट इज एन इंटरडर्मल टेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस विद। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करिए। अभी आपको मैंने बताया था, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि मोन्टॉक्स टेस्ट कहाँ यूज होता है, मोन्टॉक्स टेस्ट कहाँ यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, जो मोन्टॉक्स टेस्ट है टीबी में यूज होता है। और टीबी जिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर। देखिए बेटा, विब्रियो कोलेरा क्या कॉज करता है, कोलेरा कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड कॉज करता है, समझ रहे हो, ये टाइफाइड कॉज करता है। ये वाटर बोर्न डिसीज होता है, ये वाटर के द्वारा हो जाता है। साल्मोनिया टाइफी और विब्रियो कोलेरा। और जो आपका स्पिरोचिट्स है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये भी डिसीज कंडीशन करता है। लेकिन जो टीबी होता है उसका कॉस्ट एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर। और इससे क्या कॉज होता है, टीबी। और टीबी के लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग का, उसका नाम क्या होता है बेटा, मोन्टॉक्स टेस्ट। उसका क्या नाम होता है, मोन्टॉक्स टेस्ट होता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द रूट यूज फॉर मोन्टॉक्स टेस्टिंग। अभी आपको मैंने बताया है, किसी का भी ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मोन्टॉक्स टेस्ट जब आप करेंगे तो कौन सा रूट यूज करेंगे, क्या आप इंट्रा मस्कुलर यूज करेंगे, इंट्राडर्मल यूज करेंगे, सबक्यूटेनियस यूज करेंगे या इंट्रावेनस यूज करेंगे। प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। मोन्टॉक्स टेस्ट के लिए कौन सा रूट यूज करते हैं। अभी आपको बताया कि मोन्टॉक्स के लिए कौन से यूज करेंगे, तो इंट्राडर्मल करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा। इंट्रामस्कुलर 90 एंगल पे देते हैं, सबक्यूटेनियस 45 पे देते हैं, ठीक है बेटा, किस पे देते हैं, 45 पे। और इंट्रावेनस किस पे देते हैं, 25 पे देते हैं, समझ रहे हो। इंट्राडर्मल किस में देते हैं, ए 15 एंगल पे देते हैं, मतलब 15 एंगल पे इसको दिया जाता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ड्रग यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें से सारी ड्रग्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती है, एक को छोड़ के। तो कौन सी ड्रग्स है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज नहीं होती है। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कर दीजिए कि कौन सी ड्रग्स है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज नहीं की जाती। तो देखिए, पहला है डैप्सोन, बी नंबर है रिफाप्सिन, सी नंबर है इथाम्ब्यूटॉल और डी नंबर है आइसोनियाजिड। तो कौन सी ड्रग्स है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज नहीं की जाती। तो याद रखिए बेटा, ये जो डैप्सोन है ये ड्रग्स ट्यूबरक्लोसिस में नहीं यूज होती। ये किसकी ड्रग्स है, अरे ये होती है जब दी जाती है पेशेंट को क्या हो जाए, लेप्रोसी हो जाए। क्या हो जाए बेटा, लेप्रोसी, समझ रहे हो। तो ये लेप्रोसी के अंदर दी जाती है। लेप्रोसी की ड्रग्स आप चॉइस कोई ड्रग्स पूछा जाए तो उसका नाम क्या होता है, डैप्सोन होता है। रिफाप्सिन एक ऐसी ड्रग्स है जो कि टीबी में दिया जाता है। इसको लेने के बाद पेशेंट का बेटा जो यूरिन होता है, अरे बताओ क्या यूरिन कैसा हो जाता है, येलो कलर का या ऑरेंज कलर का हो जाता है। किस कलर का, ऑरेंज कलर का हो जाएगा रिफाप्सिन लेने के बाद। अभी मैंने बताया था इथाम्ब्यूटॉल क्या करती है, जो सेकेंड नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करती है। और आइसोनियाजिड क्या करती है, विटामिन B6 के लेवल को
कम करती। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, डेप्सोन। डेप्सोन जो है वो आपके ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स नहीं है। किसकी ड्रग्स है ये आपको बताना है, लेप्रोसी की ड्रग्स है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। एंटी ट्यूबरकल ड्रग विच मेक्स द पेशेंट नॉन इफेक्टिव अर्ली। ऐसे इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो पेशेंट को अर्ली इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, नॉन इफेक्टिव अर्ली होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कौन सी ड्रग्स है बेटा जो कि जल्दी से या अर्ली ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में अफेक्ट नहीं करती पेशेंट को। तो जो आइसोनियाजिड ड्रग्स है ये पेशेंट के अंदर अर्ली इफेक्ट देखने को इसका नहीं मिलता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन पूछा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ए। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है कैसा है, क्या ये ग्राम निगेटिव या नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बैसिलाई है, या ग्राम पॉजिटिव मोटाइल एसिड फास्ट बैसिलाई है, या ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट बैसिलाई है, या ग्राम निगेटिव मोटाइल एसिड फास्ट बैसिलाई एनवीएस है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि माइकोबैक्टीरियम का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसके फीचर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। देखिए बेटा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसका जो फीचर्स है कैसा होता है, पहला तो होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा नॉन मोटाइल और एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। एसिड फास्ट बैसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए जो एसिड फास्ट बैसिलाई है पॉजिटिव किस कंडीशन में देखने को मिलती है, क्या ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में देखने को मिलती है, या डिप्थीरिया में देखने को मिलती है, या सास डिप्थीरिया में देखने को मिलती है, या ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलती है। तो जो एसिड फास्ट बैसिलाई है कहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलती है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कर दीजिए। तो देखिएगा बेटा जो एसिड फास्ट बैसिलाई है ये ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अरे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज। जो प्राइमरी ग्रेनुलोमा बनता है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको रेड सेल्स बोलते हैं, या गोबलेट सेल्स बोलेंगे, या गोहान फोकस सेल्स बोलेंगे, या केसवास फोकस सेल्स बोलेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कर दीजिए। देखिए क्या होता है जब भी किसी को पेशेंट को टीबी होती है तो टीबी किसको अफेक्ट करती है, पल्मोनरी ऑर्गन्स को, और उस पल्मोनरी ऑर्गन्स का नाम क्या है, लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होता है छोटे छोटे वाइट स्पॉट बना देती है, उसको हम लोग बोलते हैं गोहान्स फोकस। तो अगर किसी पेशेंट को प्राइमरी ग्रेनुलोमा बनता है टीबी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, गोहान फोकस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर करेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और इसको लिख रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए लिख रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नोट कर लेना इसको, ये कई बार एग्जाम में आया है, हर बार एग्जाम में आता है जब भी टीबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। अगर आप टीबी को कंफर्म करना चाहते हो, कंफर्म पता लगाना चाहते हो कि पेशेंट को टीबी हुआ है या नहीं हुआ है, तो कौन सा टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। अगर आप पेशेंट के अंदर टीबी को कंफर्म करना चाहते हो तो कौन सा टेस्ट करोगे, क्या स्पूटम कल्चर करोगे, ब्रोंकोस्कोपी करोगे, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करोगे, सलाइन टेस्ट करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। तो याद रखिएगा बेटा जब भी आप टीबी को कंफर्म करना चाहोगे तो आप करोगे स्पूटम कल्चर। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ए नंबर। आप देखिए स्पूटम कल्चर इसलिए करोगे
आप पेशेंट का मॉर्निंग का क्या लोगे, स्पूटम, और स्पूटम को आप कल्चर के लिए भेजोगे। और अगर उस स्पूटम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है तो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या हुआ है बेटा, टीबी हुआ है। एक कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को टीबी हुआ है। तो पेशेंट को टीबी कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है स्पूटम कल्चर। समझ रहे हो? चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर और इसको पढ़िए और सही जवाब दीजिए। और आज के सेशन का ये लास्ट एमसीक्यू है, ये आज के सेशन का लास्ट एमसीक्यू है। आप सभी बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी गलत आंसर इसका नहीं देगा। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है टीबी को डायग्नोस करने के लिए। क्या आप चेस्ट एक्सरे करोगे, ब्लड कल्चर करोगे, टेस्ट करोगे, या माइकोबैक्टीरियम स्पूटम कल्चर करोगे? तो अभी अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। सभी लोग इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए कि अगर आप टीबी को पता लगाना चाहते हो तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होगा। क्या चेस्ट एक्सरे होगा? ना ना ना, चेस्ट एक्सरे से पता करने वाला नहीं है। अरे ब्लड कल्चर से कुछ नहीं पता चलेगा। टेस्ट किसका करेंगे? हाँ, स्पूटम का कल्चर कर सकते हैं। अगर स्पूटम का आपने कल्चर कर लिया तो 100% पता हो जाएगा उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बता रहा है कि पेशेंट को टीबी है। इसीलिए पेशेंट का जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे स्पूटम कल्चर। और स्पूटम कल्चर में किसको पता लगाते हैं? माइकोबैक्टीरियम को पता लगाते हैं डियर। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और आप मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आने वाले समय में आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो बना के डालता रहूं। क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर मुझे एक एनर्जी देता है, जिससे मैं आपके लिए और सारी वीडियो बनाता रहूंगा। तो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।